रंगबाजी। शालू को डिस्चार्ज करने से पहले वही रात वाले डॉक्टर साहब राउंड पर आए। शालू को बस घर पहुंचने की जल्दी थी। हॉस्पिटल में एक भी मिनट ऐसे बीत रहा था जैसे किसी ने बांध के रख लिया हो। डॉक्टर साहब ने वही कल वाली बात दोहराई। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपकी दवाइयाँ लिख दी है, 1 हफ्ते बाद आकर फिर दिखा लीजिएगा। मैं नहीं आऊँगी। डॉक्टर साहब को लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। आपने सही सुना है, हम नहीं आएंगे 1 हफ्ते बाद। अच्छा खासा आदमी हॉस्पिटल आकर बीमार पड़ जाए। राघव ने अपनी माँ को घूर कर देखा, लेकिन शालू ने कुछ ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर को समझ आ चुका था कि शालू से कुछ भी बोलना बेकार है। उसने राघव से कहा, तुम ध्यान रखना कि ये 1-2 दिन ऑफिस ना आए। यह सुनकर शालू कुछ बोलने ही वाली थी कि राघव ने उसे इशारे से चुप कर दिया। चलने से पहले शालू ने अपने पर्स से 200 रुपये निकालकर नर्स को दिए। उसने एक बार मना किया, लेकिन फिर शालू के ज़बरदस्ती करने पर रख ली। खैर, गाड़ी में बैठते ही राघव ने शालू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा यहाँ डॉक्टर से ऐसे क्यों बात कर रही थी? इतना क्या स्टाइल मारते रहती हो? इनकी अलग ही रंगबाजी चल रही है। अरे, वो बात ही ऐसी कर रहा था कि जैसे बस मरने ही वाले हो। और हाँ, हमसे ऐसे बात मत करो, अभी डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है। यह सब सुनकर पीछे वाली सीट पर बैठी निशा हंस रही थी। घर पहुंचकर राघव ने सब दवाइयाँ एक डब्बे में रखकर लिख दिया, कौन सी सुबह खानी है और कौन सी रात में। उसने अपने मोबाइल में शालू की दवा के टाइम का रिमाइंडर भी लगा लिया। इसी बीच घर में आते ही शालू ने किचन में जाकर चाय बनानी शुरू कर दी। राघव ने रोका भी तो बोली, अरे यार, घर की चाय की बात ही अलग होती है। चाय नहीं पियेंगे तो टेंशन हो जाएंगी, और टेंशन हो जाएंगी तो तबीयत खराब। निशा किचन में आकर शालू के पास खड़ी हो गई। वह कुछ और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि शालू अपने पूरे फॉर्म में थी। चाय बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा शालू ने टेबल के ऊपर चाय को रखते हुए बोल दिया, और उस दिन के अखबार को खुलकर बैठ गई। उसने देखा राघव और निशा बैठे हैं, लेकिन राघव ने अब तक चाय का एक भी सिप नहीं लिया। पूरे अखबार में एक भी अच्छी खबर नहीं है। वैसे अच्छी चाय पीने से गुस्सा कम हो जाता है और मूड बढ़िया। शालू ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। शालू को यह बात पता थी कि उसके हॉस्पिटल जाने से राघव कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। शालू यह बात समझ भी रही थी, लेकिन वह बस नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चक्कर में राघव परेशान हो। चाय पीते हुए शालू ने दोबारा अखबार को पलटना शुरू किया। एक ही अखबार में एक ही पन्ना पढ़ते हुए अलग अलग लोगों की नज़र अलग अलग खबरों पर जाती है। जैसे कि शालू की नज़र एक छोटी सी खबर पर गई। भारत के मोस्ट वांटेड माओवादी नेता रुपेश और उनकी पत्नी को कोयम्बटूर में गिरफ्तार किया गया। वही राघव ने जब अखबार लिया तो उसकी नज़र गई स्पोर्ट्स वाले पन्ने पर। फिर धीरे धीरे वापस आते हुए पहले पन्ने पर। इस छोटी सी खबर तक पहुंचने से पहले उसने अखबार बंद करके रख दिया था। शालू ने टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल में कोई खास खबर ढूंढने लगी, लेकिन सभी चैनल बदलने लगे। उसको अपने मन वाली खबर मिली नहीं। निशा को लगा कि उसको चलना चाहिए। जब वह उठकर जाने लगी तो शालू ने कहा, जा इसको छोड़कर आ। आंटी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, ऑटो मिल जाएगा। अरे, ये छोड़कर आएगा? राघव अभी चाय पी ही रहा था। बैठा क्या है, निशा को छोड़कर आ, शालू ने अपनी आवाज़ में वजन लाते हुए कहा। राघव ने अखबार टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हें अकेला छोड़कर छोड़ने नहीं जाऊंगा। खैर, लड़ाई में शालू की जीत हुई और राघव निशा को छोड़ने के लिए निकल गया। निशा इंदिरा नगर में रहती थी। यह जगह राघव के घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर थी। यह पहली बार था कि दोनों संदूक देखने के बाद अकेले मिल रहे थे। राघव के चेहरे पर शालू की खराब तबीयत की चिंता साफ देखी जा सकती थी। वह बीच में एक कैफ़े में रुके। अभी तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। कैफ़े की टेबल पर एक पजल बनी हुई थी और साथ ही पेंसिल रखी थी। राघव निशा से अपना ध्यान हटाकर पजल बनाने में बिजी हो गया। तो टेंशन मत ले, ऐसा कुछ हुआ नहीं है आंटी को, निशा ने बैठने के बाद राघव का हाथ पकड़कर कहा। अबे यार, मैं वो टेंशन नहीं ले रहा, अम्मा का चक्कर था यार शादी के पहले, राघव ने कहा। हाँ, तो उसमें क्या है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई, सबका होता है, निशा ने अपने टोन में हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा। यार, वो उसको बाद में चिट्ठी भी लिखती रही। हाँ देखा मैंने, तो उसमें क्या है। यार निशा, तुझे तो किसी भी चीज़ में कोई बात ही नहीं लग रही।
पापा के साथ ये गलत नहीं है। तू पागल है क्या? तेरे पापा जिंदा होते तो गलत होता यार, जब वह है ही नहीं तो क्या गलत। मैं तुझसे 2-3 दिन बात नहीं करती तो लगता है कि कब मिलूंगी, कब बात होंगी। वो तो इतने साल से अकेली है यार। किसके लिए? तेरे लिए। और तुझे ये पड़ी है कि अम्मा किसी को चिट्ठी लिखती है। निशा की इस बात का राघव के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। निशा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि आंटी के पास कोई होना चाहिए जिससे वह सब बातें कर सके? पता नहीं तूने कभी धन दिया है या नहीं। वो जो हर बात पर इतना फटफट बोलती है, वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो जो इतनी साउथ इंडियन फिल्में देखती है ताकि उनको कुछ याद ना आए। निशा की बात को सोचते हुए राघव ने वही पास में टपरी से लाकर सिगरेट जला ली थी। तो ज़्यादा सोच रहा है। नहीं सोच रहा है यार ज़्यादा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे जाने के चक्कर में ज़्यादा सोच लिया उन्होंने, इसलिए ही उनकी तबीयत खराब हुई है। राघव बहुत तेज़ी से अपनी सिगरेट ख़त्म कर रहा था, जैसे दिमाग से नहीं सिगरेट से सोच रहा हो। मुझे लगता है कि हमें आंटी का मैट्रिमोनी ऐड दे देना चाहिए। हैं? तो क्या बोल रही है? पता भी है? हाँ। तू भी मानता है कि अम्मा के पास कोई होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड या फ्रेंड जैसा? तूने खुद ही बताया कि मोहल्ले की आंटियों से अम्मा की पट्टी नहीं। लखनऊ जैसे शहर में कोई दोस्त होना अपने आप में मुश्किल है। लोग समझेंगे नहीं। तो इससे बढ़िया है कि शादी का ऐड देकर अम्मा की शादी करा देनी चाहिए। निशा ने बोलने के बाद एक लंबी सांस ली। भारी बात को हल्का करने के लिए लंबी सांस की ज़रूरत पड़ती है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा का शादी करना कितना ऑड लगेगा नहीं? राघव ने 2 कॉफ़ी लाने का इशारा करते हुए कहा, इसमें ऑड लगने वाली क्या बात है? लोग दूसरी शादी नहीं करते। राघव ने पजल पूरी कर ली थी और निशा ने अपना कॉफ़ी। लेकिन कुछ नहीं। निशा अपनी बात पूरी करते हुए रुक गई। यार मैं अम्मा को शेयर नहीं कर सकता। यार तू ऐसी बात मत कर। अपने तो जा रहा है बाहर, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कितने साल बाद आएगा। ये फालतू में इमोशनल होने का ड्रामा मत कर अब। निशा अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर भी अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है कि तू तो अब कुछ साल यहाँ रहेगा नहीं। आंटी एकदम अकेली हो जाएंगी। निशा को अब समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के आगे वह बोले क्या। वह अपने कॉफ़ी पर ही फोकस कर रही थी। इतने में राघव ही बोला, अबे कुछ बोल, क्या करूं? अच्छा ये भी तो हो सकता है कि उनका कोई दोस्त हो जिनसे उनकी बातें होती हो, वही चिट्ठी वाला या फिर कोई और। हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं। तू कैसे बोल सकता है? मैंने उनका मोबाइल चेक किया है। यार तू बहुत बदतमीज़ है। ऐसे मोबाइल क्यों चेक किया तूने? निशा को अब राघव के बचकानेपन पर गुस्सा आ रहा था। राघव ने बात संभालते हुए कहा, अरे मतलब है कि उन्होंने कुछ इंस्टॉल करने दिया था तो मैंने मैसेज देखे थे। उनमें कुछ नहीं था, फिर भी चेक नहीं करना चाहिए। अरे तू तो पीछे ही पड़ गई। मेरी माँ है, चेक कर सकता हूँ ना। तू देता है अपना मोबाइल आंटी को? नहीं। क्यों नहीं देता? यार निशा छोड़ ना, तू नहीं समझेगी। समझ तू नहीं रहा है, खुद पर आई तो मैं समझूंगी नहीं। मालूम है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू ये मानता है कि तेरे बिना आंटी की कोई लाइफ कैसे हो सकती है। तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हें बड़ा करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। और हाँ, अम्मा की लाइफ, अपनी लाइफ तो कुछ है ही नहीं। निशा तू बात ज़्यादा खींच रही है। तू देख और सोच, आंटी की अपनी लाइफ है कि नहीं। मुझे लगता है तुझे आंटी से बात करनी चाहिए। यार वो अम्मा के लेटर पढ़कर अच्छा नहीं लगा। राघव ने एक और सिगरेट सुलगा ली। अच्छा क्यों लगेगा? तुम्हारे मेल ईगो को ठेस जो लग गई है। यार इतनी अच्छी मम्मी है तेरी, तो एक बार उनके हिसाब से सोच कि उनको क्या मिला। करूँगा बात। रास्ते पर राघव और निशा की कोई बात नहीं हुई। राघव को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह जब निशा को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर ही रहा था तो उसे निशा के पापा मिल गए। निशा के पापा का अपना बिजनेस था। निशा की बहन भी वही बाहर खड़ी थी। बहन ने उसको देखते ही पापा से कुछ कहा। राघव को समझ आ गया कि बिना एक भी सेकंड गवाए यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। नमस्ते अंकल। बधाई हो, सुना है बहुत बड़ी जगह एडमिशन हो गया है तुम्हारा। हाँ अंकल। बहुत बढ़िया। आप कैसी है माता जी की तबीयत? ठीक है अंकल। निशा को भी कुछ समझाओ कि बैंक पीओ वगैरह निकाल ले, फिर इनकी भी शादी की तैयारी करें। आओ चाय पी कर जाओ।
निशा के पापा की बात से राघव को झटका लगा कि वह सोच रहा है कि निशा उसके साथ है। अगर उसके बाहर रहते उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और कर दी तो वह क्या करेगा। निशा के पापा ने साथ में यह भी जता दिया कि उनकी लड़की से उचित दूरी बनाकर रखी जाए। नहीं अंकल। इससे पहले राघव अपनी बात पूरी करता, निशा के पापा ने बीच में ही बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ज़रूर पिक कर जाना। घर पहुंचते ही निशा का पूरा रूप ही बदल गया था। राघव के जाने के बाद पापा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, लड़की से दोस्ती होना बुरा नहीं है, लेकिन कोई छोड़ने आए ये सब हमें पसंद नहीं। आगे से ध्यान रखना। निशा चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसका कुछ भी बोलने का मन नहीं था। वह अंदर जा ही रही थी कि उसके पापा ने बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राघव हम लोगों के कास्ट का भी नहीं है। देखो हम लोग कोई पुराने ज़माने के नहीं हैं। दोस्ती तक ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन बस यही तक समझते हैं। बाकी तुम्हें पूरी फ्रीडम है। आज़ादी जब हद बताकर दी जाती है तो आज़ादी नहीं बचती। निशा को उनकी यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन उस समय वह कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थी। कमरे में जाने पर उसको राघव का मैसेज मिला, सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया, निशा ने जवाब दिया और बाथरूम में नहाने चली गई। वही इकलौती जगह थी जहाँ रोने की आवाज़ पानी में दब जाती थी और रोने के निशान भी बह जाते थे।